सभी डिज़ाइनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं 2-3 हफ्ते से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि उसके रीज़न ये था कि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था। कुछ ऐसे असाइनमेंट थे जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा था। पर बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं जावा में एकदम बेसिक से ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँ ताकि जो मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जावा अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है और आने वाले कल में एक्सपर्ट्स बनना चाहता है, ताकि कोई अगर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस जावा एसोसिएट भी अगर उनसे बात करता है तो वो ये समझे कि हाँ, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है और विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन अगर आपको बिल्ड करना है तो वो बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं एक नया जावा ट्यूटोरियल का सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें अगर आपको कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी कुछ नहीं आता है, आपने कभी C++ पे भी काम नहीं किया है, तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या होता है और वो किस तरीके से हम उसको समझें, वो मैं सब कुछ आपको बेसिक से समझाऊंगा। और जावा अगर आपको आगे देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि उसके बेसिस पे आप कोई अगर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज किसी को भी आप सेलेक्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। क्योंकि जावा देखिए बहुत पहले समय से है और आज तक हमेशा उसने अपने आप को अपडेटेड रखा है। बड़े से बड़े सॉल्यूशन अगर मैं एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ, वो सब हमेशा आज भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जावा को। ठीक है, तो हर चीज़ को समझेंगे कि जावा क्या है, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म है, कैसे ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्यों ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करी जाती है, और कैसे इंस्टॉलेशन करें क्या, और जो जावा वर्चुअल मशीन होती है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जावा डेवलपमेंट किट, मैं ये सबसे पहले इस वीडियो से इस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जितने भी जावा की चीज़ें हैं सब एजेंडा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको जावा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूँगा। और जावा के जो फ्रेमवर्क्स भी हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, वो सब चीज़ें भी मैं अपने नए लेक्चर्स में कवर अप करने की कोशिश करूँगा विद डेमो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जावा के बारे में बताऊंगा, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, क्या ऐसे फीचर्स हैं जावा के जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, C++ से भी थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा, और जो इसमें JDK, JRE, JVM के टर्म्स हैं उनमें क्या अंतर होता है, और कैसे आप जावा को इंस्टॉल करें और कैसे अपना एनवायरनमेंट सेटअप करें जावा की लैंग्वेजेस के लिए। और मैं IDE भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस IDE को प्रेफर करता हूँ, हालांकि आप किसी भी IDE को प्रेफर कर सकते हैं, पर उनका यूसेज भी कैसे होता है। ठीक है, वो सब आज के टॉपिक में कवर करेंगे, जो अपना पहला एक तरीके से ट्यूटोरियल का पहला जो चैप्टर है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखिए वैसे तो काफ़ी कुछ कवर अप करेंगे इस सीरीज़ में, जिसमें पहला जावा प्रोग्राम कैसे बनाएं, उसमें जो भी टर्म्स हैं, चाहे हम क्लास बनाते हैं या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड से ही क्यों उसकी स्टार्टिंग होती है, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो भी क्यों ऐसे हम लिखते हैं, क्या उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझेंगे। जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, कलेक्शन डाटा स्ट्रक्चर, सर्वलेट JSP भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाना का बेस स्टार्टिंग होगा। क्योंकि अगर आपको सर्वलेट JSP का बेस पता है तो आप चाहे स्ट्रट फ्रेमवर्क यूज़ करें, चाहे स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ करें, चाहे स्प्रिंग MVC यूज़ करें, ठीक है, आप कोई भी फ्रेमवर्क समझेंगे तो वो कैसे बैक साइड में काम करता है आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी। ठीक है, वेब सर्विसेज भी कैसे बनाते हैं हम लोग, जो APIs वगैरह बनते हैं, जो आजकल रेस्ट बेसिस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो सुआ बेसिस पे भी जो ऑलरेडी पहले चलती थी वेब सर्विसेज, और अभी जो रेस्ट बेसिस सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है उनको भी मैं समझाऊंगा आपको। स्प्रिंग हाइबरनेट का यूसेज करके भी कोई एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मतलब आपको जब ये सीरीज कंप्लीट करेंगे तो जो मैंने इसका टाइटल रखा है जीरो टू हीरो, मतलब बिगिनर टू एक्सपर्ट, वो डेफिनेटली आप बनेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे, और आप ये भी सिलेक्ट कर सकेंगे कि जावा की यूटिलाइजेशन करके मैं किस टाइप की एप्लीकेशन बनाऊंगा, उस सोल्यूशन को बिल्ड करने के लिए वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो सब चीज़ें भी हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो
इसे हम दोनों चीज़ों में कंसिडर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म तब बन जाता है जैसे कि जावा में जो हमारी कई ढेर सारी ऑलरेडी वेल मेड लाइब्रेरीज है, ठीक है, वो लाइब्रेरीज का यूटिलाइजेशन करके हम जावा वर्चुअल मशीन पे जो इसको लॉन्च करते हैं, तो वो इसे एक प्लेटफॉर्म बनाता है। हालांकि जावा एक एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए, जब आप कंप्यूटर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कंप्यूटर्स के दो पार्ट होते हैं जिसमें आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक होगा आपका हार्डवेयर, एक होगा आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की कैपेबिलिटी जो भी बहुत अच्छी बनेगी वो सॉफ्टवेयर के दम पे बनती है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर भी जो बहुत अच्छा बनेगा वो हार्डवेयर की क्या लिमिटेशन है, कितनी रैम है, कितनी स्टोरेज है, उन सब की कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर भी अच्छे से बन सकता है, ठीक है। पर जो सॉफ्टवेयर है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्यूशन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, आपने वेब एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन बैंकिंग फाइनेंस डोमेन का हो गया आपका सोल्यूशन, जिसमें आपने जावा लैंग्वेजेस का यूसेज किया है। जावा लैंग्वेजेस का यूसेज करके आप जो भी डाटाबेस में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन करवा लेते हैं। जावा लैंग्वेजेस का यूसेज करके आप यूआई साइड में जो इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन वगैरह देना चाहते हैं वो सब आप दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप वेब एप्लीकेशन में करते हैं। ऐसे ही मोबाइल एप्लीकेशन में सेम चीज़ आपने इम्प्लीमेंटेशन करी है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली में पहले क्या होता था कि जब भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते थे, तो जो सॉफ्टवेयर होता था वो मोस्टली असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह में बनता था, और हर हार्डवेयर वगैरह में वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती थी। तो बेसिक लैंग्वेज एक जैसे हायर लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट की बनी, ठीक है, तो जो उसका यूसेज करके उसमें स्टेप्स लिखे होते थे, उन स्टेप्स बाय स्टेप्स एग्जीक्यूशन हुआ करता था। तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोग प्रोसीजरल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सी लैंग्वेज और भी कई लैंग्वेजेस हैं, पर सी पॉपुलर हुई, फिर सी प्लस प्लस पॉपुलर हुई। तो सी और सी प्लस प्लस मेन तरह ये रहा कि सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी फंक्शन किसी और जगह से भी उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और उसके कॉन्सेप्ट को भी मैं समझाऊंगा कि वो क्या होते हैं। पर सी प्लस प्लस के साथ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी कि वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती थी। सेम कोड आपका जो एक हार्डवेयर में चलता है वो दूसरी चीज़ में नहीं चलता था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कई आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आती थी एक ही सोल्यूशन की। आपको हर बार कितने आप हार्डवेयर ऐसे होंगे जिसमें आप रन कर करके अपना एग्जीक्यूशन देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए जो अपने जेम्स गॉसलिंग, जिनको फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है, उन्होंने सोचा कि हम अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसका एक्चुअल में पहले नाम ओक था। तो उन्होंने इसका पीओसी वगैरह सब स्टार्ट किया, पर इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बनाया। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि आप अलग अलग जो हार्डवेयर्स हैं, है ना, उन अलग अलग हार्डवेयर में सेम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम सोल्यूशन आना चाहिए हर बार, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, जिस तरीके से वो सी प्लस प्लस में हो रहे थे, ठीक है। तो उस चीज़ को एग्जीक्यूशन करने के लिए इन्होंने सोचा कि हमारी सबसे मेन डिपेंडेंसी क्या होती है हार्डवेयर में। जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, जिन्हों भी सॉफ्टवेयर है, उनका सारा एग्जीक्यूशन हार्डवेयर से एक लेयर के थ्रू होता है। उस लेयर को कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हर हार्डवेयर के टॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो क्यों नहीं हम एक ऐसा चीज़ बना देते हैं जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपना कन्वर्जन कर देगा हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। मतलब असेंबली लैंग्वेज क्या हो रही है, डायरेक्टली सीधा हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूशन होती है। तो यही असेंबली लैंग्वेज जो बनने वाली है, वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बनाने वाला है, मशीन लैंग्वेज जो बनाने वाला है, हम उस हार्डवेयर के बेसिस पे जो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी जो उसकी होती है, उस कॉम्पेटिबिलिटी के बेसिस पे ही हम ऐसी चीज़ बना दे। तो उन्होंने ये वर्चुअल मशीन बनाया, जिसे जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कई ढेर सारे उन्होंने जावा वर्चुअल मशीन बनाए। मतलब सोलारिस के लिए भी उसका जावा वर्चुअल मशीन बना दिया, जो जो मोस्ट पॉपुलर थे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के ऊपर उन्होंने बना दिया, मैक के ऊपर बना दिया, विंडोज़ के ऊपर बना दिया, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके ऊपर ये जावा की वर्चुअल मशीन आ गई। क्या कर रही है वर्चुअल मशीन, ये बाइट कोड कन्वर्जन कर रही है। मतलब आपने जो जावा में हायर लेवल प्रोग्राम बनाया, जो भी आपने क्लास बनाया है, मेथड बनाया है, वेरिएबल बनाया है, फंक्शन बनाया है, इन सबको ये जावा वर्चुअल मशीन किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रही है वो जानती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो बाइट कोड कन्वर्जन कर देती है। तो यही चीज़ें क्या होगी, वो एक्चुअल में मशीन लैंग्वेज में आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उस हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें टेक केयर कर लेगा। इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनी,
ठीक है। तो इसी यहाँ पे अभी मैं आपको अभी आगे भी बताता हूँ कि इसमें कैसे जेवीएम फिर जेआरई जेडीके का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पर बेसिकली आप ये देखिए कि जो जावा एप्लीकेशन है इसके मोस्ट पॉपुलर होने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि आप चाहें तो इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह इसका यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है और जावा के मतलब 1995 से एक्चुअल अगर उसका ऑफिशियल रिलीज हम माने 1995 से लेके भी 2022 तक आज हर जगह वो मतलब उसका यूसेज बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा। शुरुआत में लोग बोलते थे कि जावा स्लो है क्योंकि सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि वर्चुअल मशीन में इसका एग्जीक्यूशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन जावा ने बहुत अपने आप को डेवलप किया और जावा बहुत ज़्यादा फास्ट है आज के टाइम पे। और जो इसकी लाइब्रेरीज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा और अपने जितने भी प्रोसेसर हैं, मल्टी प्रोसेसर आजकल जो आ गए हैं, क्वाड प्रोसेसर आ गए, मल्टी थ्रेडिंग का उन्होंने इस तरीके से अपना डेवलपमेंट किया है कि उन सभी हार्डवेयर का यूसेज और यूटिलाइजेशन बेस्ट पॉसिबल वे में हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज देती है जावा लैंग्वेज, जो अभी तक इतने ज़्यादा टाइम से पॉपुलर है। जैसे जावा 5, जावा 8 और जो भी अभी लेटेस्ट जावा चल रही है, इन सभी में आप देखिए इतने बड़े-बड़े फंक्शन स्ट्रीम एपीआईज हो गए, आपके लैम्बडा एक्सप्रेशन हो गए, आपके जावा 5 में तो कॉन्करेंसी का एकदम नई दुनिया ही बना दी थी। ये वो जो एक्चुअल में कॉन्करेंसी अचीव होती है जावा 5 के थ्रू, आप मल्टी थ्रेडिंग जो करने वाले हैं, दी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है आपको, ठीक है। तो ये सब सबसे बड़ी रीज़न है जो जावा को बहुत पॉपुलर, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बनाते हैं। और ये मान के चलिए आने वाले कम से कम 50 साल तक तो जावा लैंग्वेज कहीं नहीं जाने वाली है। तो आपका करियर जावा में अच्छा ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो और जावा लैंग्वेज सीखने के बाद मैं भी आपकी बात बता देता हूँ आपको कि कई लोग पाइथन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं। वो भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जावा पाइथन में तो ऑलरेडी बनी बनाई कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका आपको एपीआई देखना है और खाली एग्जीक्यूशन करना है। पर जो बेस आपका स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो उसमें जावा बहुत बड़ा प्ले रोल करता है और सी प्लस प्लस भी बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। लेकिन जावा में एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको आ जाता है कि आपको अननेसेसरी जैसे जो स्टोरेज है, जो आपका मेमोरी सिस्टम में स्टोरेज बनने वाला है, जो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह जो स्पेस लेने वाले हैं, वो सी प्लस प्लस में आपको हमेशा रिलीज़ करते रहना पड़ता है। आपको ध्यान देना पड़ता है कितनी मेमोरी है, कितनी ज़्यादा कहाँ पे आपको रिलीज़ करना है, वरना अननेसेसरी वो आपका स्पेस लेके रखेगा और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है। जावा वो सब चीज़ें आपकी आसान बना देता है, जो गार्बेज कलेक्शन वगैरह जो जावा फीचर्स देता है वो सारी चीज़ें आपकी आसान बना देता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको अभी बताई हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, लेकिन धीरे धीरे मैं हर चीज़ को और ज़्यादा मैं कवर अप करूँगा, डिटेल में कवर अप करूँगा, ताकि ये सारी चीज़ें जो मैं इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पहले ही स्लाइड में आपको देता जा रहा हूँ वो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन एक बेस बनाना जरूरी होता है। देखिए एक इंटरप्राइज सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो नंबर 1 जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी वो जावा है। और यूनाइटेड स्टेट वगैरह में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आईटीज़ का आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह सिस्टम सोल्यूशन बिल्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसका पॉपुलर है वहाँ पे। इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी बने हैं और वहाँ पे अभी भी जावा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जावा हर जगह है, ठीक है। आईओटी वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में भी जावा हर जगह है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ पाइथन ही रूल कर रही है। मोबाइल बेस्ड वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, हर जगह जहाँ पे भी आप दिखेंगे जावा आपको सब जगह मिलेगी। तो आपका कैरियर बहुत ब्राइट है अगर आप जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जावा एक्चुअल में जो जेम्स गॉसलिंग ने स्टार्ट किया था वर्कआउट करना, तो 1992 में उन्होंने लॉन्च किया था, मतलब पर वो ऑफिशियल रिलीज नहीं था। एक तरीके से ओक उसको पहले कहते थे, बाद में उसका उन्होंने नेम चेंज करके जावा कर दिया था। 1995 में एक्चुअली में ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था और ओपन सोर्स कैटेगराइजेशन इसका हुआ था। तो आप 1995 से इसका ऑफिशियल जावा का मान सकते हैं रिलीज, ठीक है। 2010 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था सन माइक्रो सिस्टम को, ठीक है। 2010 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था सन माइक्रो सिस्टम को। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पहले ओपन सोर्स होता था, ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप जावा को यूज़ करना चाहते थे, वो अब जावा 8 के बाद से नहीं हो सकता है। तो आप ओरेकल का अगर जावा अभी आप यूज़ करना चाहें, लेटेस्ट यूज़ करना चाहें, तो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ओपन जेडीके का आपको जावा यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जावा का इम्प्लीमेंटेशन अब कई लोग करते हैं, मतलब आईबीएम ने भी कर रखा है, अपना खुद का जावा बना रखा है क्योंकि ओपन सोर्स है। जैसे लिनक्स का आप यूज़ करके आपने सोलारिस बना रखा है, आपने बहुत ढेर सारे अपने अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है। तो जावा का भी इम्प्लीमेंटेशन कई अलग अलग कंपनियों ने कर रखा है, ठीक है। पर ओरेकल ने जब से एक्वायर किया वो अपने कमर्शियल वर्जन स्टेबल वगैरह सब रिलीज़ करते हैं। वो आप उनके सपोर्ट वगैरह के सिस्टम को देख के ले सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कि ओपन सोर्स को प्रेफर करती हैं वो ओपन जेडीके के जावा वर्जन्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप जावा का इंस्टॉलेशन आप जो करेंगे, जो भी लेटेस्ट जावा 15 वगैरह सब चल रहा है, आपको ओपन जेडीके का करना होगा। ठीक है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे फीचर्स वाइज, इसके वर्जन्स वाइज मैंने थोड़ी सी यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि किस जावा वर्जन में कौन से नए नए फीचर्स एक्चुअल में पॉपुलर हुए थे और कौन से नए नए फीचर्स ऐड ऑन हुए थे। तो ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं अगर आप अपने किसी एकेडमिक सेशंस वगैरह में हैं। ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जावा 5 आपको जरूर आनी चाहिए। जावा 5 में जो जेनरिक्स वगैरह के फीचर्स यूज़ हुए थे, स्टैटिक इंपोर्ट और कॉन्करेंसी, स्पेशली ऑटो बॉक्सिंग वगैरह, ये आप जरूर पढ़िए, है ना, एनोटेशन वगैरह, क्योंकि जावा 5 यहाँ से एकदम टोटली डिफरेंट हो गई थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो जो होते हैं आपके मेथड, वेरिएबल, फंक्शन, ओप्स कॉन्सेप्ट, वो सब तो ठीक है, लेकिन जावा 5 पे जो स्पेशल फीचर्स आए थे ये आप सबसे पहले कवर अप जरूर करिए, और जावा 8 पे फिर जंप करिए, जहाँ पे आपकी स्ट्रीम्स वगैरह आ जाते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन आ जाते हैं, डेट टाइम के न्यू एपीआईज आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा मस्त है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जावा लैंग्वेजेस में बनाएगा। उसके बाद तो जो मॉड्यूल चीज़ें आई थी जावा 9 वगैरह में या बाकी और वर्जन में जो चीज़ें आई थी, वो आप मतलब आराम से कवर अप कर सकते हो। उसमें ऐसे कोई मेजर चीज़ें नहीं है, लेकिन जावा 5 और जावा 8 में ये सब चीज़ें जो ऐड ऑन हुई थी, ये आपका बेटर सोल्यूशन, चाहे सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस वाइज या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन परफॉर्मेंस वाइज भी आपको बिल्ड करना है, तो ये आपको मस्ट नो इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में होनी चाहिए। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जावा 8 के बाद से ओरेकल के कमर्शियल वर्जन पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एलटीएस यहाँ पे देखिए विकिपीडिया का मैंने डाल दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं जरूरी है कि सिर्फ ओरेकल ही जावा के वर्जन्स निकालता है। ठीक है। ओपन जेडीके के फेमस है, जो ओपन सोर्स में आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आईबीएम को वगैरह का भी यूटिलाइजेशन, तो विकी में आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन किसका क्या चल रहा है। तो आप कभी भी कोई अगर बोलता है कि मैं जावा 15 यूज़ कर रहा हूँ, जावा 18 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, या आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन से वो कंपनी से एक्चुअली में एसोसिएटेड है। ठीक है। ओरेकल से है कि ओपन जेडीके से है कि या किसी और से है। ठीक है। उसके बेसिस पे ही आप चीज़ें देख सकते हैं। तो जावा 8 तक सब ठीक है, पर उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा। एलटीएस का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सॉरी, लॉन्ग टर्म, एलटीएस का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है। आप कभी भी कोई वर्जन लेते हैं तो आप एलटीएस जरूर ध्यान दीजिए उसमें, कि अगर उसमें कोई आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हो उस वर्जन को यूज़ करके, तो कोई अगर प्रॉब्लम होती है कल को, अगर मान लीजिए जावा में ही बग निकल आती है, तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगी। लॉन्ग टर्म सपोर्ट एक तरीके से है आपके हेल्प करने में। ठीक है। ऐसा नहीं जरूरी है कि भाई जावा लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई बग ही नहीं होगी। हालांकि ऐसा मतलब रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में होता है, पर होता है। ठीक है। कोई भी दुनिया में आज तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है जो 100% बग फ्री हो, इसीलिए उनके हमेशा कुछ ना कुछ रिलीज हमेशा होती रहती हैं। जैसे कि Log4j का अभी आपने लेटेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलर वो लॉगर रहा, पर उसमें कितनी बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी निकली और उसका फिक्स किया गया। ठीक है। तो वो सब चीज़ें ध्यान देने वाली भी होती हैं हर सॉफ्टवेयर में। ठीक है। एलटीएस वर्जन को ही हमेशा प्रेफर किया जाता है आपके बड़े से बड़े सोल्यूशन को, बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है। अब थोड़ी सी हम फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए, जावा वर्सेस सी प्लस प्लस में मैंने आपको वो एग्जांपल जो दिया शुरुआत में ही, कि अलग अलग हार्डवेयर्स में जो सोल्यूशन बिल्ड होता था सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में, उसमें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। ठीक है। हर हार्डवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, जिसके लिए जेम्स गॉसलिन ने जब सोल्यूशन सोचा कि बेस को उन्होंने देखा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं होता है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने वर्चुअल मशीन को बना दिया। उस वर्चुअल मशीन के थ्रू ही मशीन लैंग्वेजेस का कन्वर्जन होता है, और वो हर वर्चुअल मशीन को जानती है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे को रन होना है, और उसके बेसिस पे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आप आज कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नया बनाते हैं, आप सोचते हैं कि जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो मेरी जावा लैंग्वेज में जो सोल्यूशन मैंने बिल्ड किया है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, तो मेरे नए ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको उसके लिए वर्चुअल मशीन भी बनाना पड़ेगा। सो आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो तभी होगा जब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्चुअल मशीन होगी जावा की। ठीक है। और जावा के देखिए पॉपुलर होने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज है, इनपुट आउटपुट, जैसे आपको फाइल रीडिंग आउटपुट इनपुट कुछ करना है, मल्टी थ्रेडिंग का आपको एडवांटेजेस लेना है, तो बहुत ढेर सारी ऐसी एपीआईज ऑलरेडी बनी हुई हैं, लाइब्रेरीज इनकी हैं, जिनके फंक्शन को यूटिलाइजेशन करके आप सारी चीज़ें आप जावा में बहुत आसान तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और वो ऑलरेडी लिखी लिखा है, इतनी ज़्यादा वेल टेस्टेड मेथड्स ऑफ फंक्शन है जो आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज
मिलता है आपको जावा से, और ये रोबस्ट है। देखिए इतने सालों से जो ये चल रही है जावा लैंग्वेज, अभी तक इतनी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, उसका मेन रीज़न यही है कि वो रोबस्ट है। हमेशा आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपने जावा में कोई सोल्यूशन किया था तो उसके सपोर्ट में प्रॉब्लम हो गई या कोड क्रैश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिक्योर भी है और ये ईज़ी टू लर्न है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जावा बहुत ज़्यादा टफ है और मैं समझ नहीं सकता हूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए 10 साल एक्सपीरियंस हो जाने के बावजूद भी लोग आप कनेक्ट करेंगे जावा एक्सपीरियंस बंदे को, तो भी वो कहेगा कि मैं सीख रहा हूँ, मेरे को अभी पूरी जावा लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि जावा लैंग्वेज देखिए बनाई इस तरीके से कि आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सारी लाइब्रेरी में आपको सिर्फ मेथड्स और फंक्शन को ही सीखना है, ठीक है। आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली ये लैंग्वेज आपको आसान लगने लग जाएगी, ठीक। तो देखिए जावा आपका ऐसा स्ट्रांग बना है कि गार्बेज कलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से मैं अपनी मेमोरीज वगैरह का यूटिलाइजेशन करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें लीकेज रह जाएगी या बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस में अननेसेसरी रखा रहूँगा और मैं उसको फ्री नहीं कर पाऊँगा तो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाऊँगा। वो सारी चीज़ें आपकी जावा गार्बेज कलेक्शन के थ्रू हो जाती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आपको अगर कोई सोल्यूशन बनाना है तो वहाँ पे भी जावा आपका बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट फीचर पॉसिबल देता है एक तरीके से, जो आपके यूटिलाइजेशन होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं जावा का प्रोग्राम बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन होता है, कैसे इंटरफेस इनहेरिटेंस वगैरह होता है, इनकैप्सुलेशन वगैरह जो इम्प्लीमेंटेशन होता है मैं दिखाऊंगा एक्चुअल में वो क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी वैसे मैंने तो एक वीडियो बनाया भी है, पर वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। अब देखिए बात कर लेते हैं JVM JRE JDK में क्या अंतर होता है। तो देखिए JDK हो गया आपका जावा डेवलपमेंट किट, मतलब इसमें आपका सब कुछ हो जाएगा क्योंकि आप इसमें जावा में डेवलपमेंट करना जा रहे हो। तो आपकी कोई भी लाइब्रेरीज, कोई भी APIs या कुछ भी आपको यूज़ करना है, ठीक है, वो सारा कॉम्बिनेशन वहाँ पे आएगा। लेकिन जब आप सोल्यूशन बना के आप बिल्ड करके डिप्लॉय करते हो किसी सॉल्यूशन को, किसी मान लीजिए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जावा डेवलपमेंट किट के कई ऐसे टूल्स होंगे जिनको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टूल्स सिर्फ आपके लिए थे यूटिलाइजेशन करने के लिए। मतलब मान लीजिए आपको कल को बाइट कोड आपको कंपाइल करना है, कोड को, है ना, आप तो जावा जो प्रोग्राम का कंपाइल करना है वहाँ पे तो कंपाइल कोड ऑलरेडी जाएगा ना, आपको कंपाइल करने वाला टूल वहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो JDK से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी एक तरीके से, मतलब जो भी अननेसेसरी चीज़ें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, जो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी आपकी JRE में आ जाएंगी, ठीक है। JRE मतलब हो गया जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आप अगर कोई लाइब्रेरी को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई जावा की लाइब्रेरी है और उसके सिर्फ मेथड और फंक्शन को कॉल करके आप फाइल रीड, इनपुट, आउटपुट जो भी आप काम करते हैं, तो वो कहाँ होगी, वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में होगी, ठीक है। तो वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का वहाँ यूटिलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। और जावा वर्चुअल मशीन सिंपल ये हो गया आपका जो भी आपका कंपाइल ऑलरेडी कोड जो बाइट कोड बना हुआ है वो असेंबली लैंग्वेज में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना है, वो खाली काम आपका जावा वर्चुअल मशीन का हो जाता है, ठीक है। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो आपका होगा ही होगा हर जगह। तो JRE और JVM का कॉम्बिनेशन जो आपका सोल्यूशन बिल्ड होगा वो हमेशा आपके जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है वहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको मान लीजिए डेट टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, आपको JDBC की कॉलिंग करनी है, डाटाबेस में कॉलिंग करनी है, उसके ऑब्जेक्ट वगैरह को आपको कलेक्शन को कॉल करना है, ठीक है। आप कोई ना कोई एरे बनाएंगे, आप कोई ना कोई स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको कुछ मान लीजिए लॉगिंग करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे JRE इन्वायरमेंट के थ्रू होंगी। और JVM क्या काम करेगा, आपको जो मैंने बताया आपको, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस करने का काम करता है कि एक्चुअल मशीन लैंग्वेज वहाँ पे किस, जो भी आपका मशीन में एग्जीक्यूशन हो रहा है वहाँ पे किस तरीके से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन करे कि कंसिस्टेंसी आपका सोल्यूशन में रहे, सेम सोल्यूशन हर बार आए। तो ये एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी JVM JRE और JDK से। तो अभी आने वाले जो सेकंड में ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में कि भाई क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे इनको बनाते हैं, डाटा वेरिएबल जो फील्ड इंस्टेंस वेरिएबल हैं, स्टैटिक वेरिएबल हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको और समझाऊंगा। मेथड्स, ऑपरेटर्स, एक्सेस मॉड्यूल, सब कुछ एकदम बेसिक से पूरा प्रोग्राम मैं बना के आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी लेकिन चलते हैं हम लोग ये देखते हैं कि जावा को हम इंस्टॉल कैसे करें। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी है, अगर आपको कभी ये देखना है कि जावा वर्जन मेरे में इंस्टॉल है कि नहीं है, तो उसके लिए देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक पाथ और क्लास पाथ। सबसे पहले आप अगर इन केस देखिए कमांड प्रॉम्प्ट को रन करते हैं तो अगर आप जावा यहाँ पे लिखते, लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे जावा आप लिखिए तो जावा से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि जावा आपका इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। लेकिन इसके लिए आपका पाथ भी सेट होना जरूरी होता है। तो देखिए मेरे में जावा वर्जन 15 पड़ा हुआ है ओपन JDK का, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे देख सकता हूँ वर्जन ऐसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। पर आप अगर एक चीज़ ध्यान देंगे तो जावा पाथ भी मैंने सेट कर रखा होता है,
यहाँ पे अगर आप जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज में, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे जाना होता है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जो आपको मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। तो ये देखिए यहाँ पाथ में अगर मैं एडिट में जाऊंगा, देखिए दो चीज़ें तो, एक यूज़र वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल। अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है, तो सिस्टम वेरिएबल में सेट करिए। अगर आप सबके लिए सेट करना चाहते हैं वो चीज़, जैसे मान लीजिए एंड्रॉइड का देखिए मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जावा होम देखिए यहाँ पे सेट किया हुआ है मैंने, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी जावा होम डिफरेंट है, ठीक है, जावा होम को आप पाथ से कंफ्यूज मत होइए। जो आप कहीं से भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीज़ें चला रहे हैं ना जावा को, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है पाथ। और क्लास पाथ भी अलग चीज़ है, क्लास पाथ सिर्फ जावा से स्पेसिफिक है। पर अगर कल को आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करते हैं और आप कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना चाहते हैं, आप उसके एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, मान लीजिए गिट को ही करना चाहते हैं, आप पाइथन को करना चाहते हैं, तो पाथ आपका सेट करना जरूरी होता है। अच्छा हाँ, जी देखिए मैंने यहाँ पे, आप अगर जाएंगे तो सिस्टम वेरिएबल में पाथ में सेट कर रखा है पाथ, ठीक है। तो ये पाथ जो है ये देखिए यहाँ ओपन जेडीके का ये 11 वर्जन का यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 15 वर्जन का पड़ा हुआ है। जो पहले होता है वो अभी हमेशा उसको ही पिक करेगा सबसे पहले। तो दो वर्जन में भी अगर आपको इंटरचेंज करना है तो आप किसी एक को नीचे ले आइए तो 11 वर्जन चलने लग जाएगा, या इसको डिलीट कर दीजिए तो 11 चलने लगेगा। 15 को ऐड करेंगे आप तो वहाँ पे सबसे पहले जो होगा वही वर्जन वो लेगा आपका। तो कल को मल्टीपल वर्जन के साथ में आपको काम करना है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हैं। जो ऊपर होगा सबसे पहले आएगा वही वर्जन पिक होगा। यहाँ पे आप 11 डाल देंगे, 15 नीचे डाल देंगे तो 11 वाला पिक होने लग जाएगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं। अब सिस्टम वेरिएबल का मतलब ये है कि मल्टीपल यूजर्स आपके पास है, सबके लिए सेट हो जाएगा। लेकिन आप किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाके पाथ को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये देखिए, अगर आप ओरेकल की साइट पे भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ओपन जेडीके के अर्ली एक्सेस बिल्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आप अलग से भी जेआरई इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सोल्यूशन आपका अपना डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो वो सब भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑप्शन वगैरह यहाँ पे मिले रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने जो आपको बता रहा ओरेकल नो फी टर्म्स एंड कंडीशन, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा एसी और ईई में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जावा ऐसी का मतलब है कि जो कोर जावा के लिए आप जो प्लेटफॉर्म है आपका सिर्फ उतना ही यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो सारे आपका जावा ऐसी प्लेटफॉर्म हो जाता है। आपको वेब एप्लीकेशन वगैरह जो बनानी होती है जिसमें सबलेट जीएसपी और पहले ईजेपी हुआ करता था जो अभी स्प्रिंग वगैरह से रिप्लेस हो चुका है, वो जावा ई प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन अगर बनानी तो जावा ई आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो रिच लाइब्रेरीज हैं वो सब आपको उसी में मिलेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ओरेकल साइट में भी आप आते हैं तो जावा 18 17 ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आप जावा डेवलपमेंट किट अपने मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वही कमर्शियल पर्पज़ के लिए आपके लिए नहीं होगा। आप ओपन जेडीके पे चले जाइए, जो jdk.java.net है, ठीक है। आप यहाँ से भी JDK 18 वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ओल्डर वर्जन वगैरह भी जावा SE 8 वगैरह ये सब जो भी आपको इंस्टॉल करने हैं वो सब आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए विंडोज़ 10 के लिए है, लिनक्स के लिए है, डेवलपमेंट किट वगैरह आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए आपका इंस्टॉल हो गया, जिप फाइल में आपका ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और वो चीज़ मैंने जो आपको बोली है पाथ आपको सेट करना जरूरी है। क्लास पाथ बाद में बताऊंगा मैं कि वो कब सेट करने की जरूरत होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ पाथ अभी सेट करना है जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम, आप ये देखिए बिन तक का आपका पाथ सेट करना पड़ता है, ठीक है। जावा में आपको बिन तक का पाथ सेट करना है, क्योंकि बिन के अंदर अगर आप जाके देखेंगे ना बिन फोल्डर के अंदर, चलिए यहाँ पे चल ही देते हैं एक बार की, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए बिन फोल्डर के अंदर अगर आप आएंगे तो ये देखिए आपके जो टूल है ना जावा जार बनाने के, जावा सी वगैरह करने के, कंपाइलेशन करने के, ये सारे टूल यहाँ पड़े होते हैं और यही टूल का यूसेज होता है। अगर आईडी भी आप यूज़ करते हैं ना वो सब भी सीधे यही यूसेज करती है, मतलब पाथ को वो देखती है इन्वायरमेंट वेरिएबल में और उसके बेसिस पे ही आपका जो एग्जीक्यूशन है, कंपाइलेशन है, सब कुछ वो यहीं से करती है, क्योंकि ये बने बनाए टूल ऑलरेडी इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका ज़रूरी होता है जिससे आप जावा का कहीं पे भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कंपाइलेशन और जो भी आपको करना है रन टाइम पे एग्जीक्यूशन वगैरह वो सारा आप जावा का कर पाएंगे इंस्टॉलेशन के बाद, पाथ सेट करने के बाद, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए हेल्पफुल हुई है, ठीक है। तो अभी आगे इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको पहला प्रोग्राम आपको रन करना है
बना के, ठीक है, और आईडी का यूसेज भी करूँगा। देखिए मैं आईडी स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो इक्लिप्स के ऊपर बनी हुई है। आप इक्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इक्लिप्स के लिए भी आप जा सकते हैं क्रोम में, ठीक है, डाउनलोड इक्लिप्स का जो भी वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में देखिए इंटेलीजे भी यूज़ होता है, नेटबीन्स तो अब कोई यूज़ नहीं करता है। नेटबीन्स में भी बहुत अच्छे आईडी थी एक तरीके से, जिसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता था। कई बार आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन में कोई बनाना है, वेब एप्लीकेशन वगैरह, वो बहुत आसान तरीके से बने बनाए सारे आपकी फाइल्स वगैरह दे देता था नेटबीन्स। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एकदम न्यू हैं। अगर कल को, वो तो मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से बेसिक से कैसे क्या चीज़ें होती हैं। पर इक्लिप्स आईडी काफ़ी अच्छी आईडी है। ये प्लगइन्स वगैरह इसमें कोई भी मिल जाता है आपको, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लाइट वेट होती है, जिप फाइल होती है, इंस्टॉलेशन नहीं होता है इसमें, तो वो भी आसान है आपके लिए। और कोई भी एसटीएस टूल जैसे स्प्रिंग का बना हुआ है वो भी इक्लिप्स के ऊपर ही बना है। कल को आप कोई भी बड़ा अच्छी आईडी यूज़ करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करेंगे वो इक्लिप्स को बेस बना के उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक। तो ये देखिए मेरा एक्चुअली में स्प्रिंग टूल सूट 4 है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कल को स्प्रिंग वगैरह में अगर आपको कुछ बनाना है, रेस्ट एपीआईज वगैरह जो मैं अभी आने वाले कल में आपको बताऊंगा, वो सब भी आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे न्यू जावा प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे आप, तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप जेआरई आपको जिसको यूटिलाइज है, मैंने आपको बोला ना कि आप कौन सा रन टाइम इन्वायरमेंट यूज़ करना चाहते हैं, 15 यूज़ करना चाहते हैं या कोई भी जो भी आपके में इंस्टॉल होगा वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। मतलब आप 15 यूज़ करना चाहते हैं, कोई और यूज़ करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो जीआरई आपके सिस्टम में होनी चाहिए, है ना। 15 है मेरे पास, मैं 15 सेलेक्ट करके अगर करूँगा काम तो वो हो जाएगा। अगर 15 नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वगैरह का आप नाम देके जो भी है आप, ठीक है, नेक्स्ट वगैरह करके वो जीआरई का यूसेज करके आप जैसे फिनिश करेंगे तो आपका पैकेज बन जाएगा। उस पैकेज के बाद आप अपनी क्लासेस वगैरह अगर आपको क्रिएट करनी है तो ये यहाँ पे देखिए आइकन्स वगैरह भी बनी होती है। उस पैकेज के अंदर आप क्लास का, पैकेज का जो भी नाम दे सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह ऑलरेडी सेलेक्ट करने के लिए आपको आता है, इसके थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा अभी कि कैसे आप पहला प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, और उसमें मैं उप्स कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूंगा आपको, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई हो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी हेल्पफुल हुई हो तो उसके लिए एक एटलीस्ट लाइक और अपनी तरफ से सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड मिलते हैं अपने सेकेंड लेक्चर में।